हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जेई मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक जर्नी स्टार्ट किया हुआ है। उसकी मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई थी, जो कि पहली मेरी वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकेंड वीडियो मैंने बनाई हुई थी सेट्स के ऊपर, जिसमें मैंने डेफिनेशन दी थी सेट की और रिप्रेजेंटेशन मैंने सेट का किया था। आज मैं अपने इस जर्नी का थर्ड वीडियो और सेट का सेकेंड वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि है हमारा एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 1.1 जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग एग्जांपल्स जो हैं 1.1 के और उसके जो एक्सरसाइज है उसके बारे में देखेंगे। बट बिफोर दैट, उससे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग कुछ नंबर सिस्टम्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे सेट के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स के पे। देखिए, सबसे पहले तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको जैसा पता होगा कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो, उसमें रियल नंबर्स के अंतर्गत सारे नंबर्स आ जाते हैं। जितने भी आज तक आपने नंबर देखे हुए हैं सबके सब रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली एक हम डेसिमल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, एक नॉन डेसिमल पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो रियल नंबर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल आर से करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी फ्रैक्शनल नंबर देखते हैं, आपने 1/2, 2/3, 4/5 और कोई भी डेसिमल नंबर 2.5, 3.5, -3.5, -1/2 और 1, 2, 3, 4, 0, -1, -2, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, इवन जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं, जैसे √2, √5, √6, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इन सब का सब रियल नंबर्स के अंदर ही। के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स क्या होता है कि इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, इवन वो चाहे इंटीजर्स हों, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, चाहे वो होल नंबर्स हों, चाहे वो रेशनल नंबर्स हों, चाहे वो इर्रेशनल नंबर्स हो। आपको बताना चाहता हूँ कि रेशनल नंबर्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं, कि जिस नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। बेसिकली रेशनल नंबर्स को भी हम दो कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं, एक इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी ये सारे नंबर्स आप देख रहे हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के अंतर्गत ये सारे नंबर्स आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा रियल नंबर, इन सभी के पार्ट जो हैं वो रियल नंबर ही है, मतलब रियल नंबर्स का ही ये सारे पार्ट हैं। ठीक है, अब हम रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक तो डेसिमल नंबर्स में और एक नॉन डेसिमल नंबर्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। रियल नंबर्स को जिसको हम बेसिकली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक डेसिमल नंबर्स, एक विदाउट डेसिमल नंबर्स है। ठीक है, अब हमने विदाउट डेसिमल नंबर्स को भी एक इंटीजर फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। विदाउट डेसिमल नंबर्स में इंटीजर्स आ जाते हैं। बेसिकली इंटीजर्स को हमने कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और पूरे होल सेट में आप कैपिटल जेड से इंटीजर को देखोगे। इवन जहाँ पे भी आगे भी हम लोग देखेंगे तो इंटीजर्स को हमने कैपिटल जेड से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बेसिकली इंटीजर्स को रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है इंटीजर्स का। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है जिसपे हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इंटीजर्स नॉन फ्रैक्शनल, नॉन डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, न ही वो फ्रैक्शनल नंबर होंगे, न ही वो डेसिमल नंबर होंगे। इसके अलावा जो भी 1, 2, 3, -1, -2, -3 दैट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक के जितने भी नॉन फ्रैक्शनल, नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, सबके सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इंटीजर्स को हम लोग बेसिकली कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए, इंटीजर्स से ही हम लोग काफ़ी नंबर्स को निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 1 to इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं, आपको पता होगा उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है और ये इनफाइनाइट तक जाता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और यही जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
ये 1 to इनफाइनाइट तक के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग बेसिकली कैपिटल एन से डिफाइन किया कर सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 1 to इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, उनको एक और नाम से जाना जाता है जो कि होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर्स जो होते हैं वो जेड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नेचुरल नंबर, आपको पता है कि 1 to इनफाइनाइट तक होता है, अगर हम उसमें जीरो और इंक्लूड कर देते हैं यानी 0 से इनफाइनाइट तक अगर हम जाते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक के जाते हैं, इसमें सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं होल नंबर में। तो होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से और जाता है वो इनफाइनाइट तक के, मतलब होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। होल नंबर को हम बेसिकली कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से, पॉजिटिव इंटीजर्स को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पार्ट में जो कि -1 to माइनस इनफाइनाइट है, इसको हम बेसिकली निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिसको हम जेड निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इंटीजर्स के ही पार्ट होते हैं, ये सारे के सारे आपने जितने भी नंबर्स यहाँ पे देखे वो सारे के सारे इंटीजर्स के ही पार्ट हैं। ये आप जो मैं सिंबल यहाँ पे बता रहा हूँ और क्या होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं, ये एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ जल्दी से, ताकि हम लोग जो अभी सेट देखने वाले हैं उसमें ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर्स को कैपिटल R से डिफाइन करते हैं, और रियल नंबर्स के अंतर्गत जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो रेशनल, चाहे इरेशनल, चाहे इंटीजर्स, चाहे होल नंबर, चाहे नेचुरल नंबर, चाहे पॉजिटिव इंटीजर, चाहे नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे जितने भी पार्ट आप देख रहे हो ना, ये सब के सब रियल नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल R से डिफाइन करते हैं। हमने विदाउट डेसिमल नंबर्स को हमने देख लिया है। अब हम आते हैं विद डेसिमल नंबर्स में। विद डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, जो जिसमें डेसिमल पॉइंट लगे होते हैं, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। टर्मिनेटिंग मतलब कि वो डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद वो नंबर पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, उस नंबर के बाद वो पूरी तरह टर्मिनेट होना है। टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाना है, उसके बाद वो आगे की सीरीज नहीं बढ़ेगी। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स जैसे कि हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिया है 1/2, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। आपने जैसा देखा कि यहाँ पॉइंट के बाद 5 आया और 5 के बाद आगे डिवाइड खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे 2/5 है, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.4 आएगा, यानी 4 के बाद हमारा पूरी तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, मतलब कि एक पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर्स के बाद वो चीज़ पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगी, तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में भी दो टाइप के नंबर होते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं कि जिसमें जैसे कि हमने एक फ्रैक्शन लिया है 1/3 करके, 1/3 में जो हमने डिवाइड किया, जब इसको हमने 1 में 3 से डिवाइड लगाया तो इसमें क्या हुआ, 0.999999 अगेन बार बार 9 रिपीट हो रहा है। वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट वो नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे नॉन रिपीटिंग नंबर्स में, जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेने पे हमारे पास कुछ आंसर आएगा 2.236079775 एंड सो ऑन। ये आगे चलता चला जाएगा, मैंने पूरे नंबर यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ये आगे चलता चला जाएगा। ये देखिए, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये नहीं टर्मिनेट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं। ये डेसिमल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें ये हैं कि आप जो यहाँ पे नंबर देख रहे हो, जो ये टर्मिनेटिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं, इन नंबर्स को हम लोग बेसिकली रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ये रेशनल नंबर होते हैं, और ये जो रेशनल नंबर है ना, जो इस पार्ट के रेशनल नंबर है, इसको नॉन इंटीजर रेशनल नंबर भी कहा जाता है। यहाँ पे नॉन इंटीजर रेशनल नंबर भी
भी कहा जाता है इनको, ठीक है। रेशनल नंबर को बेसिकली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, आप जानते होंगे, आप पिछले प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर जो पी होता है वो न्यूमरेटर होता है, क्यू होता है वो डिनोमिनेटर होता है। और एक कंडीशन होती है रेशनल नंबर की कि आपको डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इन रेशनल नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। इरेशनल, अगर हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, तो वो इरेशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे √5 है, ये एक इरेशनल नंबर है, और अगर हम इसको मतलब इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो इसकी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, ये रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर को बेसिकली हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक नंबर सिस्टम है। इसमें जो भी सिंबल्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक जो भी नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के अंदर ही हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और नेचुरल नंबर को जेड से डिफाइन किया जाता है, पॉजिटिव नंबर को जेड प्लस से डिफाइन किया जाता है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिफाइन किया जाता है, नेगेटिव नंबर्स को जेड नेगेटिव से डिफाइन किया जाता है, रेशनल नंबर को क्यू से डिफाइन किया जाता है, इरेशनल नंबर को टी से डिफाइन किया जाता है। अब ये पार्ट था थोड़ा सा नंबर सिस्टम जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी से आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेट कौन कौन लेटर है। ये जो लेटर्स है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कैपिटल आर जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए चलिए हम लोग अब आगे एक पोर्शन देखते हैं। एन जो था वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि उसमें अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, वो इनफाइनाइट तक के जाते हैं। उसमें नॉन फ्रैक्शनल नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नहीं वो डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, नहीं वो फ्रैक्शनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इनकी स्टार्टिंग 1 टू इनफाइनाइट तक की होती है। जेड जो होता है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इवन वो चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो, जितने भी -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्यू पे। क्यू जो होता है वो रेशनल नंबर्स का सेट होता है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स के सेट को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्यू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स कहलाता है। अब बात करते हैं अच्छा, एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी इंटीजर, जैसे 1 है, 1 को भी हम अगर चाहें तो रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/1 किसी भी नंबर के आगे हम लोग क्योंकि 1 लिख सकते हैं, चाहे वो 0 क्यों ना हो, 0 भी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चाहे कोई नेगेटिव नंबर क्यों ना हो, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने जो आपको एक पिछले बताया था वो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर मैंने इसको बता दिया था, इसीलिए मैंने कहा था वो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐसे लिखे हुए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ये कैपिटल आर जो था वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया हुआ था। जेड पॉजिटिव जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो जेड प्लस रिप्रेजेंट होते हैं। क्यू पॉजिटिव ये सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। इसमें जो रेशनल नंबर्स होंगे वो नेगेटिव ही होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये -1/1 जो था ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स है, बाकी ये सारे के सारे पॉजिटिव में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। आर पॉजिटिव की बात करें तो ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये रियल नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे वो उनको हम आर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ थे पार्ट जिनकी ज़्यादा हेल्प, सॉरी ये पार्ट कट करो। हाँ, तो ये सारे जो चीज़ें थी ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे सेट के आने वाले समय में, क्योंकि अभी हम जो एक्सरसाइज देखने वाले, एग्जांपल्स देखने वाले हैं उसमें हम इन सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अपना, कुछ नोट है इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ए एक सेट है जो सेट ऑफ वॉवेल्स है।
वॉवेल्स का सेट है। आपको पता है वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। हम लोग जब इसको सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट के पैटर्न जो होता है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। एलिमेंट्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि सेट ऑफ वॉवेल्स हमें लिखना है। ए एक सेट है जो कि सेट ऑफ वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इस कैपिटल ए के एलिमेंट्स, ए सेट के एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। किसी इंसान ने लिखा, किसी पर्सन ने लिखा, जिसका नाम कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, उसने इसका नाम लिखा, इतने वॉवेल्स लिखे ए ई आई ओ यू, ठीक है। और कोई दूसरा स्टूडेंट है, कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसी ने क्या किया कि उसने अपने एलिमेंट्स लिखे ई आई ओ ई आई यू ए, सॉरी गलत हो गया क्या, हाँ मैंने 2 बार इसको लिख दिया है, ओ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा फिर से पूरा कट कर देना, हाँ पूरा कट कर दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे की सीरीज को, ठीक है। सॉरी इसको भी कट करो। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे कुछ थोड़ा नोट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ए जो है ये सेट ऑफ वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए एक सेट ऑफ वॉवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, सपोज एक का नाम दिया है, दूसरे का नाम शिवानी है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से उनको मैंने कहा कि आप लोग सेट ऑफ वॉवेल्स लिखिए। उनको पता था, दोनों के दोनों होशियार हैं, ठीक है। एक ने लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक है। 5 वॉवेल्स होते हैं, पांचों के नाम उन्होंने सीरीज पे लिख दिया। दूसरे ने लिखा आई ई ओ यू ए, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न अलग कर दिया। क्या ये दोनों सही हैं? हाँ बिल्कुल ये दोनों सही है, क्योंकि सेट कहता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं आप उनके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो, बट सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। आप पैटर्न चेंज करके लिखोगे, कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। दोनों ही सेट कहलाएंगे, दोनों ही एकदम बिल्कुल सही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पैटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं, बट शर्त एक है कि ये सारे एलिमेंट्स वही होने चाहिए, ठीक है। इन्होंने ए, देखिए ए सेट ऑफ वॉवेल्स हैं जिसमें ए ई आई ओ यू है, दूसरा सेट है ई आई यू ए ओ। दोनों के दोनों पैटर्न्स बिल्कुल सेम है, मतलब पैटर्न्स चेंज है एलिमेंट्स के, लेकिन दोनों के दोनों सेट्स बिल्कुल सही हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब कहने का ये है कि पैटर्न, जो एलिमेंट्स का पैटर्न है वो सेट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो, बट शर्त ये है कि आप क्या करो कि एलिमेंट्स पूरे लिखना, ठीक है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखने वाली यह है कि बात कि बी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड्स के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का हमें सेट बनाना है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर हमने वैसे बताया हुआ, हमने रूल में लिखाया था आपको इनिशियली वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो सेट की मैंने अपलोड की हुई है उसमें मैंने बताया था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। बट अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स में कोई वर्ड दिया हुआ है और आपको एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। जैसे स्कूल वर्ड्स का मुझे सेट बनाना है, उनके एलिमेंट्स का सेट बनाना है, तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर कोई वर्ड है और उसे हमें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम एक सेट में जो एलिमेंट्स लिखते हैं, हम उसके एलिमेंट्स को 2 टाइम या 2 से अधिक टाइम रिपीट नहीं कर सकते। मतलब हम उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम 2 टाइम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम क्या, उससे आगे भी हम नहीं लिख सकते हैं, उसको केवल सिंगल टाइम ही हम उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्कूल वर्ड है, स्कूल वर्ड में एस 1 टाइम आया है, ठीक है। सी 1 टाइम था, यहाँ पे भी है। एच 1 टाइम है, यहाँ पे भी है। ओ यहाँ पे 2 टाइम्स था, बट हम इसको ओ को हम केवल सिंगल टाइम से लिखेंगे, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो केवल एक बार लिखे जाते हैं, उसको 2 टाइम्स रिपीट नहीं होंगे। एल जो था वो सिंगल टाइम्स था, यहाँ पे भी सिंगल टाइम है। तो ये स्कूल वर्ड्स के जो भी लेटर्स हैं उसको मैंने सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिएगा कि सेट के पैटर्न्स पे, एलिमेंट के पैटर्न पे डिपेंड नहीं करता है। आप कैसे भी पैटर्न लिख दीजिए, दोनों सेट सेम होंगे। और साथ ही साथ में
जो यहाँ पे स्कूल वर्ड जैसा आपने देखा कि ओ 2 टाइम रिपीट हो रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट 2 टाइम सेट में रिपीट होता है तो हम उसे केवल और केवल 1 ही टाइम लिखेंगे। कोई भी वर्ड में 2 लेटर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम एलिमेंट के फॉर्म में जब हम लिखें, सेट के फॉर्म में एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसे हम सिंगल टाइम ही लिखेंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। को एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। राइट द सोल्यूशन सेट, सोल्यूशंस हमें लिखने हैं सेट ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन का मुझे सोल्यूशन जो मिलेगा उसी को रोस्टर फॉर्म में मुझे लिखना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर और टैबलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर और टैबलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जो हम लिखते हैं उसको हम कॉमा के थ्रू सेपरेट कर करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक पहले वेरिएबल लेंगे, फिर उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मूला जो भी होता है वो हम उसको लिखते हैं, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, इसका फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता ही होगा। 1 सेकेंड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और x अगर आप कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 सोल्यूशन आ जाएंगे इसके, एक तो आएगा +1 और दूसरा आएगा -2, ठीक है। यही आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। एक आएगा +1 और दूसरा आएगा -2, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अब इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। कोई भी एक सेट ले लीजिए, सपोज A एक सेट है, उसके एलिमेंट्स जो यहाँ पे इनके जो सॉल्यूशंस आए हुए हैं आप उसके अंदर इसको लिख दो -2 और 1, ठीक है। ये हमारा हो गया इसके सोल्यूशन। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमें इसके सोल्यूशंस जो थे उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो हमने इसका फैक्टराइजेशन किया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था। तो अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू एक 1 मिलेगी, एक दूसरी -2 मिलेंगे जो इनके रूट्स होंगे, ठीक है। इनके सोल्यूशंस होंगे, या रूट्स आप कह सकते हो या सोल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द सेट। हमें इसका सेट लिखना है। एक्स सच कॉलन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स क्या है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 1 2 आगे तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, और एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 40 है। और हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे दोनों चीज़, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है जो ये चीज़ लिखी है और जो ये चीज़ लिखी है, दोनों के दोनों जब सही होंगे तभी हम उसको रोस्टर, तभी हम वही चीज़ लेंगे जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड करेगा, वही वैल्यू हम लेंगे जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड करेगा। एंड का मतलब ये होता है कि जब भी दोनों चीज़ सेटिस्फाइड होगी तभी हम वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, सबसे बड़ी बात कि x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमें चाहिए वो 40 से कम होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो 40 से कम होना चाहिए। अब इन सब का हम स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, फिर 6 का 36। अगर हम 7 लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 7 एक नंबर ले लिया, और अगर हमने 7 लिया तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 49, जो कि 40 से अधिक हो जाएगा। तो इस वजह से हम इस नंबर को नहीं ले सकते हैं। हमें किसका सेट बनाना है, हमें x का सेट बनाना है, ठीक है। x को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ना कि x स्क्वायर को लिखना है। तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, x को मुझे लिखना है तो मैं एक सेट ले लेता हूँ A, और उसके अंदर मुझे जितने भी एलिमेंट्स मिले 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन सभी
का स्क्वायर हमने लिया तो वो 36 तक गया। 7 का स्क्वायर जैसे ही मैंने लिया वो 49 चला गया, मतलब 40 से बड़ा हो गया। यहाँ पे हमें 40 से अधिक नहीं जाना था, 40 से कम ही वैल्यू रहनी चाहिए एक्स स्क्वायर की। तो हम 1 to 6 तक के जितने भी एलिमेंट्स आए हैं हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप पैटर्न कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो पहले 6 को लिख लें, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैटर्न से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस एलिमेंट सारे होने चाहिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16, 25। इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होगा कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, फिर कॉलन का यूज़ करेंगे, फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं, ठीक है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो भी हमें रास्टर फॉर्म में सेट दिया होगा, ठीक है, या हमसे कहा जाएगा जो भी हमें रास्टर फॉर्म हमें दी गई है उसके सबसे पहले आप सेट के एलिमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि उनका पैटर्न क्या कह रहा है। उसके बाद आप डिसीजन ले लो कि आपको उसको कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रास्टर फॉर्म को देखा, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे पहला एलिमेंट हमें 1 मिला, अगेन हमने दूसरे एलिमेंट को देखा 4 मिला, फिर हमने तीसरे एलिमेंट को देखा 9 मिला, फिर हमने चौथे एलिमेंट को देखा हमें 16 मिला, फिर फिफ्थ एलिमेंट को हमने देखा वहाँ पे हमें 25 मिला। अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है एंड ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही सो ऑन वो चलता चला जा रहा है, ये सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है, मतलब ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता चला जा रहा है। और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आप देख सकते हो, 1 एक नेचुरल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप कह सकते हो, 2 एक नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे ही। मतलब कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता चला जा रहा है और वो कहाँ तक होता चला जा रहा है मुझे लिमिट नहीं दी गई है, इनफाइनाइट तक होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक वेरिएबल को लेट करना होता है। आप कोई भी वेरिएबल लेट कर लो, मैं यहाँ पे एक्स लेट कर दे रहा हूँ, सच एक्स, उसके बाद कॉलन लगाना है मुझे। एक्स क्या कर रहा है, एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है। एक्स इज इक्वल टू, मुझे एक्स लिखना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है और उस नंबर का क्या होता चला जा रहा है, स्क्वायर होता चला रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया था ये सिंबल जो होता है वो वेयर के लिए होता है। वेयर एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन कहाँ तक किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बस क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट तक चला जा रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे अपना कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे और ये मैंने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। आप जानते हो कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, अब वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सो ऑन आगे बढ़ता चला जाता है। 3 डॉट लगाएंगे ओनली, ठीक है। आप एक बार 1 लिख के यहाँ पे देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 रख के देखो तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 रख के देखो तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 रख के देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 5 रख के देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। आपको ये रोस्टर फॉर्म मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे नेचुरल नंबर की एक एक वैल्यूज़ को रखते चले जाओगे, आपको ये रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। आगे देखते हैं, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसको क्या करना है, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि हमें रास्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, मैंने अभी भी बताया कि जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कोई भी सेट को लिखना होता है जो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया होता है। सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म का पैटर्न समझना होता है। सबसे पहला है आप रोस्टर फॉर्म का पैटर्न समझ लो कि वो किस पैटर्न में दिया हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि वो कौन सा पैटर्न है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 1 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, उसके नीचे 3 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, उसके नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर 5 उसके नीचे लिखा हुआ है, 5 लिखा है, उसके नीचे 6 लिखा है, 6 लिखा है, उसके नीचे 7 लिखा है। आपको कुछ समझ में आया? न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर एक ज़्यादा है, 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 न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर एक ज़्यादा है। मतलब क्या है, जो भी न्यूमरेटर होगा वो उससे डेनोमिनेटर एक ज़्यादा होगा। समझ में आया कुछ पैटर्न? न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर एक ज़्यादा है,
मतलब जो भी न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, 1, यहाँ पे न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर 6 हुआ तो डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा। मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। इनकी स्टार्टिंग हो रही है नेचुरल नंबर की, बेसिकली स्टार्टिंग आपको पता होगी कि 1 से होती है ऑब्वियसली, ठीक है। और एंडिंग कहाँ से हो रही है, ये 6 पर एंड हो जा रहा है। नेचुरल नंबर आप बता दो कि नेचुरल नंबर है और वो 6 से खत्म हो जाए, मतलब 6 तक वो नंबर जा रहा है। आपको ये ऐसा कुछ पैटर्न लिखना है। चलो देखो, आप सीख जाओगे। सेट बिल्डर फॉर्म कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। कोई एक सेट है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोई एक सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी मुझे रिप्रेजेंट करना होता है एक वेरिएबल मुझे लेट करना होगा। क्या करना होगा, एक वेरिएबल मुझे लेट करना होगा। कोई भी एक वेरिएबल आप लेट कर लो, एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एक्स आपने वेरिएबल लेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि इस एक्स का मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पैटर्न समझ में आ गया था कि एक्स जो है वो किस पैटर्न में ऐसे लिखा हुआ है, जो भी न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हम यहाँ पे कुछ भी लेट कर लेते हैं। सपोज n एक न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, ठीक है। न्यूमरेटर जो भी था उससे डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, हमने लिख दिया n/n+1। अब इसके आगे क्या है, ये n है क्या, n एक्चुअल में है क्या, n नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। अब ये सिंबल आप बना सकते हो या वेयर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाहो तो जैसे भी लिख सकते हो, मेरे ख्याल से तो ये मैथमेटिकल अच्छा रहता है, वेयर। अब n ये है क्या, n है एक्चुअल में नेचुरल नंबर है। n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर आपको पता होगा, अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता तो प्लीज पढ़ लेना भाई, प्लीज जरूर से, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें नॉन फ्रैक्शनल नॉन डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है। अब साथ ही साथ में अब एंड हम लिखेंगे, एंड ये एन की लिमिट कहाँ तक है, ये क्या पूरे नेचुरल नंबर है, नहीं, ये 6 तक गया हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो नीचे 7 आ जाएगा, मतलब ये 6 तक गया हुआ है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से होती है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप नहीं बताओ, इसको कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की। n की जो एंडिंग होगी वो 6 पे हो जाएगी, n इज लेस देन इक्वल टू 6। आप चाहो तो लेस देन 7 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो लेस देन इक्वल टू 6 भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कि वो 6 तक जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो कितना इजी था। हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न समझा कि वो पैटर्न सेट रोस्टर फॉर्म में किस टाइप का दिया हुआ है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि आप पैटर्न कैसा ले रहे हो। जो रोस्टर फॉर्म में जो पैटर्न है उसको आपको समझना आना चाहिए। अगर आपने रोस्टर फॉर्म के पैटर्न को समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी टास्क हो जाएगा कि आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है यार, कुछ भी नहीं। आप एक वेरिएबल लेट करो, कॉलन लगाओ, उस वेरिएबल को लिखो, इक्वल टू का साइन लगाओ, और फिर जो आपको पैटर्न पता चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे n/n+1 है, वेयर, फिर n के बारे में बताओ कि n कौन सा नंबर है, ठीक है, किस टाइप का नंबर है, फिर उसकी लिमिट बता दो कि कहाँ से कहाँ तक वो जा रहा है। अगर सपोज ये डैश डैश आगे लिखा होता तो मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा होता और हम यहाँ पे अपने सीरीज को टर्मिनेट कर देते। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये ऐसे करके डैश डैश लिखा हुआ मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम यहीं पे अपने सेट को छोड़ सकते थे, बट एक्चुअल में अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहीं पे 6 तक ही गया है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे है एक मैचिंग, और ये हमारे 1.1 का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें कुछ ये मतलब एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें हमें मैच करना है, और यहाँ पे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, मैचिंग करनी है बस इन दोनों को, ठीक है। देखते हैं ये पैटर्न जो हमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये इनमें से किस में मैच हो रहा है। आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि ये मैच हो रहा है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। x क्या है, लेटर्स के एलिमेंट हैं, ये यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे 0 है, 0
आपको देखिए चारों, बाकी तो एक तो हो गया, 3 में से आपको देखना है। यहाँ पे 0 एलिमेंट आना चाहिए। 0 एलिमेंट क्या इसमें आएगा? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज अ डिविजर ऑफ 18। नहीं, बिल्कुल नहीं। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल नहीं। x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल। ये आप सीरीज को देखो, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दी गई है, ये 1 x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब 0 एलिमेंट और किसी का नहीं है, इसी वाले का है। ठीक है, अब आप इस पैटर्न को मैच करो कि क्या बोल रहा है कि 1 2 3 6 9 18 है। तो आप पहले वाले को देखो कि ये सारे के सारे 18 के डिवाइज़र हैं, मतलब ये सारे नंबर्स 18 को डिवाइड कर देंगे। 1 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 2 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है और 18 भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 3 और -3 पर। x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और आपको पता है कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो किसी भी नंबर का, तो उसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव नेगेटिव 3 आएगा। ठीक है, आप स्क्वायर रूट आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप -3 का स्क्वायर लोगे तब भी आएगा 9, और अगर आप +3 का स्क्वायर लोगे तब भी आएगा 9। तो आप जब भी स्क्वायर रूट लिया करो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसके 2 वैल्यूज बनेंगे, एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल के जो भी क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए चलते हैं आगे की ओर और आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, जिसमें पहले नंबर पे हम लोग को बताया गया है, पहले नंबर पे हम लोग से क्वेश्चन किया हुआ है कौन से सेट है या कौन से सेट नहीं है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जो हमारे मंथ्स होते हैं, आपको जैसा पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, उन मंथ्स के नेम में कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जिनकी स्टार्टिंग जो होती है वो जे से होती है। तो आपको पता होगा कि जे से जनवरी स्टार्ट होता है, जून स्टार्ट होता है, जुलाई स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तीन ही मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो वो इन तीनों के ही नेम बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नेम नहीं बताएंगे। ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी नहीं होंगी। तो हमने बताया था, जैसा कि आपको बताया था मैंने, कि सेट क्या होता है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड मतलब जो चीज़ें होती हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करना चाहिए। डेफिनेशन स्टूडेंट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी नहीं कर रही हैं तो वो हमारा सेट कहलाएगा। तो वही पूछ रहा है क्या ये सेट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे लेटर से स्टार्ट होने वाले केवल 3 ही मंथ होते हैं, जो कि होते हैं जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, आप ये किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तीनों के रिप्लाई हर सबके पास सेम ही होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ये पहला वाला सेट होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा जो दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें वैरी कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, आपसे ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हो सकता है मे बी आपके अकॉर्डिंग वो 10 राइटर्स कोई अलग हो और दूसरे के अकॉर्डिंग वो 10 राइटर्स कोई अलग हो। मेरे अकॉर्डिंग दूसरा कोई टैलेंटेड हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग दूसरा कोई टैलेंटेड हो सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें वैरी कर जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपका फेवरेट कोई और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मेरा फेवरेट कोई और हो सकता है। तो जो चीज़ें वैरी कर सकती हैं तो वो हमारे सेट नहीं होता है, सेट में नहीं आएगा। तो ये जो था द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये हमारा सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वैरी कर जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 11 लोगों की एक टीम है, उसमें हमें बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन के बारे में बताना है। तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग वो 10 बैट्समैन अलग हो, आपके अकॉर्डिंग वो 10 बैट्समैन अलग हो। सबके अलग अलग चॉइस होती है, सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो
ये चीज़ें भी वैरी कर जाएंगी, ये भी हमारे सेट के अंदर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 10 बॉयज़ इन योर क्लास, सपोज आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो और आपके क्लास में पर्टिकुलर ही बॉयज़ होंगे, ठीक है, जितने नंबर जो एक लिमिटेड बॉयज़ होंगे, ठीक है, और उनको काउंट भी किया जा सकता है। अगर आपके क्लास में कोई बाहर से ट्यूटर भी आता है, कोई पढ़ाने के लिए आता है, ठीक है, कोई टीचर आता है, सॉरी, कोई टीचर अगर आपके क्लास में आ रहा है, और जैसे सपोज साइंस का एक टीचर आया, आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक टीचर आए हुए हैं, ठीक है, उनसे डेटा पूछा गया, आपने अटेंडेंस लिया, आपके क्लास में कितने बॉयज़ थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे क्लास में टोटल इतने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। अगर कोई मैथ्स टीचर गया और मैथ्स टीचर ने वही क्वेश्चन वहाँ पे मैथ्स टीचर से भी वही क्वेश्चन किया गया कि आपके क्लास में क्लास 11th में कितने बॉयज़ स्टूडेंट हैं, तो वो भी सेम आंसर देगा कि मतलब बॉयज़ इतने ही हैं, ठीक है। तो मतलब कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, ये सेट हो सकता है, सेट है ये, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं वो सब जगह मतलब आपके पर्टिकुलर क्लास में कितने बॉयज़ हैं वो चीज़ें वैरी नहीं कराएगी, वो सब सारे टीचर्स के थ्रू एक ही रिप्लाई आएगा कि इतने बॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सेट होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, मतलब कि नेचुरल नंबर का हमें सेट बताना है जो कि 100 से कम हो। आपको पता है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, हमने कई बार बता दिया कि 1 से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये इन्फाइनाइट तक के जाते हैं, बट यहाँ पे हमें लेस देन 100 मतलब 100 से कम नेचुरल नंबर का हमें सेट बताना है। तो 1 to 99 जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब नेचुरल नंबर होंगे और ये इसका रिप्लाई सभी पर्सन टू पर्सन सेम ही रहेगा, तो ये हमारा सेट कहलाएगा, ये वाला भी मेरा सेट होगा। अब आगे आते हैं और देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के थ्रू कितने भी टाइटल्स नॉवेल्स लिखे गए हैं वो सब के सब काउंटेबल हैं और उनका जो डेटा है वो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा। उन्होंने जितने लिखे हुए हैं वही नॉवेल्स सबके थ्रू बताए भी जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, हाँ सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। इवन इंटीजर्स आप लोग जानते हैं कि क्या होते हैं और उनका कलेक्शन अगर हम किसी भी पर्सन टू पर्सन से अगर पूछें, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पूछें तो सबका रिप्लाई सेम ही आएगा, क्योंकि इंटीजर्स इवन इंटीजर्स सब वही होते हैं, कोई अलग नहीं होगा। इवन इंटीजर्स का मतलब कि जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये हमारे इवन इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये भी पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी नहीं करेंगी, तो ये भी हमारा सेट है। द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज में, तो उसमें जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो दूसरी, अगर आपके पास भी कोई एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, जो मतलब जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वही बुक अगर आपके पास सेम है, आप उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो वो भी वैरी नहीं करेगा। अगर मेरे पास 6 क्वेश्चन हैं तो आपके भी उसी एनसीईआरटी बुक में, जो क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ बुक है, उसमें भी आपके बुक में भी 6 ही क्वेश्चन होंगे। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल ये हमारा सेट होगा, सभी के थ्रू बताए जाएंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है वो बताए जा सकते हैं सेम। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैलेंटेड हो गया, गुड हो गया, बेस्ट हो गया, डेंजरस हो गया, ये कभी भी सेट नहीं हो सकते, ठीक है। आपसे पूछा जाए द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन योर क्लास, तो ये कभी भी सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है टैलेंट देखिए पर्सन टू पर्सन में हर एक अलग अलग चीज़ों का होता है। कोई पढ़ने में टैलेंटेड होता है तो कोई खेलने में टैलेंटेड होता है, कोई सिंगिंग में टैलेंटेड होता है, कोई डांसिंग में टैलेंटेड होता है। तो ये चीज़ें टैलेंटेड वर्ड जो है वो सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई वर्ड आता है गुड, टैलेंटेड, बेस्ट और डेंजरस, तो ये कभी भी सेट नहीं हो सकता है, तो आप वहाँ पे तुरंत उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, कि सबसे डेंजरस एनिमल कितने हो सकते हैं, वर्ड में कौन से हैं, उनका जो सेट है। तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग डेंजरस एनिमल कोई डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो अलग हों और आपके अकॉर्डिंग वो अलग हों। आपको किसी और चीज़ से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है। आप लोगों ने देखा होगा एक छोटे सा कॉकरोच से भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग चॉइस होती है डेंजरस में भी, तो ये भी हमारा सेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो सिंबल होता है ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है वो डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है। अगर कोई भी एलिमेंट पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा होता है, मतलब
अगर प्रेजेंट होता है तो उसके लिए हम लोग बिलोंग्स टू सिंबल का यूज़ करते हैं। अगर कोई एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब क्या ये 5 जो है वो क्या सेट ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर 5 है। ठीक है, इस सेट के अंतर्गत 5 इसका एलिमेंट है, तो बिल्कुल ये बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल का यूज़ करेंगे, जो कि ये है। 8 क्या इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। 8 इसके अंदर नहीं है, तो हम लोग इसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल का यूज़ करेंगे। 0 क्या इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल का यूज़ करेंगे। 4 क्या इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है? तो हाँ, बिल्कुल कर रहा है, तो इसके लिए हम बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे। 2 क्या इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग बिलोंग्स टू सिंबल का यूज़ करेंगे। 10 क्या इस पर्टिकुलर सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करेंगे। एक पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस तो कभी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन कर दिया, चलिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस के अंतर्गत 1 लिख देता हूँ, और मैं अब आपसे क्वेश्चन करूँगा क्या ये इसके अंदर बिलोंग करेगा? क्या 1 जो है ये कर्ली ब्रैसेस के अंदर क्या ये बिलोंग करेगा? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये अब बिलोंग नहीं करेगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे तो 1 एलिमेंट था। सर यहाँ पे 1 एलिमेंट तो है, बट ये जो है ना, अगर इसके अंदर मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, ये पावर सेट हो जाएगा। 1 एक पावर सेट है इस इनके एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये अभी आने वाले हम लोग जो टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ समझ जाएंगे। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी एक सेट है, और यहाँ पे ए का ये एक एलिमेंट था, और ये ऑलरेडी एक सेट है 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए में बिलोंग नहीं करेगा। जबकि अगर कर्ली ब्रैसेस को मैं हटा दूं तो ये केवल 1 बनेगा, ये एलिमेंट होगा और ये इसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट 3 नंबर। और इसमें देखिए, ये जो हमें सेट दिए हुए हैं, ये हमें इसमें से कुछ ये 3 जो स्टार्टिंग और ये 4th नंबर जो दिया हुआ है, ये हमें बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट है जिसमें x सच दैट x इज एन इंटीजर, एंड जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। ठीक है, x की जो वैल्यू है, x क्या है? एक इंटीजर है। आपको पता होगा इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, और x इंटीजर है, और इंटीजर x जो है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? देखिए ध्यान से, इसके यहाँ पे सेट ए होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके अंतर्गत हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं उसको हम कॉमा कर करके लिखते हैं अपने सारे एलिमेंट्स को। यहाँ पे x अगर देखा जाए -3 से बड़ा तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें 7 पे नहीं जाना है, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 7 से लेस है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। ठीक है, और वो 6 से कम है, इसलिए 1 to 5 तक के जितने नंबर हो जाएंगे वो हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6 नहीं, 5 तक के जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सी की। सी एक सेट है जिसमें कहा गया है x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, कि 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 8 आता है। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे? तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो 2 डिजिट नंबर अगर यहाँ पे हमें देखना हो तो एक तो हो जाएगा 8 के लिए 1 7 को आप ऐड कर लो तो 8 हो जाएगा। दूसरी बात करें तो अगर आप देखें आगे जाएं तो 2 और 6 को ऐड कर लेंगे तो 8 हो जाएगा।
फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 3 और 5 को अगर हम ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 4 को हम ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 5 और 3 को ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 6 और 2 को ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देख लें 7 और 1 को ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और दो नंबर 2 डिजिट नंबर में एक हमारा 80 भी आ जाएगा, 80, वो उसको भी हम ऐड कर लें तो हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ तक अगर कोई एलिमेंट अगर छूट रहा है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वैसे तो मेरे ख्याल से तो इतने ही होंगे। ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर जिनको ऐड करने पे उनका समेशन क्या है, 8 आए, तो वो सारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। आगे चलते हैं, डी एक सेट है जिसमें कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, जो कि 60 का डिवाइजर है, प्राइम नंबर है, आपको पता है। आप 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ले लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप 60 का लोगे, देखो 60 को आप प्राइम फैक्टराइज कर दो, यानी ये 30 आ जाएगा, ये 15 और 3 से अगेन हम कर सकते हैं, और यहाँ पे 5। ठीक है, ये 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो यही इसके सेट्स के एलिमेंट हो जाएंगे। कह रहा है कि D इज़ अ प्राइम नंबर। आपको पहले हम बता देते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर आपको पता होगा कि इसके केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या एक तो ये 1 हो सकता है और एक तो ये खुद से डिविज़र होता है, मतलब खुद होता है इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही होगा जो नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर वो प्राइम नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है तो इसके केवल 2 फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 2 खुद का होगा। 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है, एक तो ये खुद से डिवाइड हो सकता है 5 से, तो यही 2 इसके प्राइम फैक्टर, यही प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट लिखते हैं। अभी हमने कहा, इस यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो 60 को डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 2 है, 3 है एंड 5 है। 2 टाइम्स आए हुए हैं। हम जैसा हमें पता है कि सेट के अंतर्गत हम किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम 2 को केवल सिंगल टाइम लिखेंगे, और फिर 3 अगेन 5, और फिर ये हमारा सेट बन जाएगा। आगे चलते हैं और यहाँ पे हमें देखते हैं द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे इसका हमें सेट बनाना है, तो हम इसको लिखते हैं। लेट सपोज हमने इसको ए मान लिया, ए एक सेट है। ठीक है, तो अब इसके हम सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में, तो हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, अगेन ओ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने O1 एक टाइम हमने कर लिख दिया, यहाँ पे एलिमेंट O आ चुका है, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम M लिख देंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, E तो है नहीं, E लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, T ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। R भी आ चुका है, तो R को भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फाइनली हम Y लिखेंगे, और सीरीज़ मतलब कर्ली ब्रैकेट्स से क्लोज उसको कर देंगे। ये हमारे जो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, ये हमारा ठीक है रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। एक और क्वेश्चन था, उसमें सेम क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर वर्ड को भी हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कोई भी एक सेट ले लेते हैं, हमने ए नाम का एक सेट ले लिया, उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे B, E, T, और दोबारा हम नहीं लिखेंगे, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, R लिख देंगे। ठीक है, ये फाइनली हमारा रिप्रेजेंट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमने अपने रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में मैं केवल एक पार्ट कराऊंगा, ये सेकंड पार्ट, और बाकी तो मुझे सारे क्वेश्चन सेम लग रहे हैं। ठीक है, कुछ आप भी लोग कर लीजिएगा। 5 एंड 6 नंबर के जो भी पार्ट्स हैं वो दोनों सिमिलर है, मैंने पहले भी कराए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन से, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल इसका एक पार्ट बता दूंगा। 5 का सेकंड नंबर जो था वो थोड़ा अच्छा मुझे लगा, और बाकी तो सब इजी ही हैं, वो आप लोग कर लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो, उसमें क्या कह रहा है कि आपको एक रोस्टर फॉर्म दी गई है,
आप उस रोस्टर फॉर्म की हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, यही वो हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म हमें जब भी लिखना है हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे कि रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो किस पैटर्न में लिखे हुए हैं। अगर मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि रोस्टर फॉर्म का पैटर्न क्या है तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 4th नंबर का फर्स्ट पार्ट है। 6th यहाँ पे देखिए 3 फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद 6 लिखा गया, उसके बाद 9 है, उसके बाद 4 है। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो कोई गे तो ये देखो ये लिखा हुआ है 3 into 1, ये पैटर्न है 3 into 2 का, ये पैटर्न है 3 into 3 का, ये लिखा हुआ है 3 into 4। मतलब क्या है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लिखे गए हैं। कितने मल्टीपल्स लिखे गए हैं? 4 मल्टीपल्स लिखे गए हैं। तो बस हमारा काम बन गया। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है। ठीक है, x एक वेरिएबल है, फिर हमें x की क्या लिखनी पड़ती है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ती है। तो x इज इक्वल टू x क्या है, ये मल्टीपल्स है। किसका मल्टीपल्स है? 3 का मल्टीपल्स है, इसलिए हमने 3n के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, n क्या है, n यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1 2 3 4, n नेचुरल नंबर है। ठीक है, वेयर यहाँ पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है एंड n कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। नेचुरल नंबर का मतलब ही हो जाता है कि n 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे 4 तक गया है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 4। ये हमने लिख दिया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल था। यहाँ पे बस आपको एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना था कि एलिमेंट्स क्या है। यहाँ पे 3 है, 3 into 1 हो जाएगा, 6 है 3 into 2 हो जाएगा, 9 है 3 into 3 हो जाएगा, 12 है 3 into 4 हो जाएगा। यहाँ पे केवल इतनी बात मुझे ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्स को अगर मैंने ऑब्जर्व कर लिया रोस्टर फॉर्म में तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में, उसको रिप्रेजेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबसे पहले कोशिश ये करो कि जो भी रोस्टर फॉर्म दी गई है उसके एलिमेंट्स को आप ऑब्जर्व करो, उसके पैटर्न को समझ लो, सबसे पहले समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ट्राई करिए आप लोग खुद से करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है, ये 32 लिखा हुआ है। आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज़ करें, थोड़ा सा माइंड लगाएं तो आपको दिखेगा कि ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 के फॉर्म में है, ये 2 की पावर 3 के फॉर्म में है, ये 2 की पावर 4 के फॉर्म में है, ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ 2 की पावर्स के फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और वो पावर्स 1 to 5 तक गया हुआ है। 1 to 5 अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे जाके ये एंड हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 की पावर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं। सिंपल वही तरीका है कि हमें एक वेरिएबल ऐड करना है, फिर वेरिएबल के मुझे क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। ठीक है, x एक वेरिएबल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x क्या है, ये 2 की पावर है यानी 2 to the power n हो जाएगा, यहाँ पावर में चला जाएगा। वेयर n क्या है, n ये हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमने लिख दिया, इसका मतलब हमने बता दिया कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एलिमेंट की, कहाँ से वो पावर स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब एंड हम करेंगे और उसकी एंडिंग हम लिखेंगे कि ये 5 तक गया हुआ है, n इज लेस देन इक्वल टू 5। आप चाहो तो n इज लेस देन 6 भी लिख सकते हो, मैंने 5 लिखा है इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, अगले पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे 5, 25, 125, 625 है, सेम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 4 है। सेम पैटर्न बन रहा है, आप इसको उसी तरीके से लिख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ 5 की पावर से इसलिए 5 to the power n हो जाएगा। वेयर ये n है क्या, n नेचुरल नंबर है, हमने बता दिया कि n की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है कि n की स्टार्टिंग हम लोग 1 से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि n की स्टार्टिंग नेचुरल नंबर्स के मतलब ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है और उसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। ठीक है, एंड हम लोग इसकी एंडिंग पॉइंट लिखेंगे, एंडिंग कहाँ से कहाँ तक हुई है, 4 पावर तक गया हुआ है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 4। चाहो तो आप n इज लेस देन 5 भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6 है, आप ध्यान से देखो ये 2 का मल्टीपल्स लिखा हुआ है, ये 2 into 1 लिखा हुआ है, ये 2 into 2 लिखा हुआ है, ये 2 into 3 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब कि ये इनफाइनाइट तक सीरीज गई हुई है। ठीक है,
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको x सच दैट x इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 का मल्टीपल्स लिखा हुआ है, वेयर n कहाँ तक गया है, n एक नेचुरल नंबर है। अब बस हम इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि कोई भी इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक की सीरीज गई हुई है, इसलिए हम इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन। एक और है, ठीक है, यहाँ पे इस सीरीज को आप ऑब्जर्व करो, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है और लास्ट 100 है, लास्ट टर्म हमारा लास्ट एलिमेंट 100 है। आप ध्यान से देखो तो ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब ये 1 to 10 के स्क्वायर्स के फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को लिखा गया है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली मैं x इज इक्वल टू n स्क्वायर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के स्क्वायर हो रहे हैं और ये नंबर के कौन से नंबर्स हैं, ये नंबर हैं हमारे नेचुरल नंबर और ये कहाँ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी एंडिंग क्या है, n इज लेस देन इक्वल टू 10 तक ये नंबर हमारे गए हुए हैं, ठीक है, 10 तक के नंबर गए हुए हैं। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मतलब थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आप लोग कुछ प्रैक्टिस करिए और अपने हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग बहुत सेट पढ़ना है, अभी तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ही केवल देखा है, आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो बी नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, मुझे रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स की जो वैल्यू है वो -1/2 to 9/2 के बीच में है, यानी -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटा नंबर है वो। और आप एक वर्ड को ध्यान दो, x इज एन इंटीजर, x क्या है, एक इंटीजर है, इट्स मीन वो नॉन फ्रैक्शनल नॉन डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाओ कि x एक इंटीजर है, मतलब क्या है, वो नॉन डेसिमल नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें देके हमें डाइवर्ट किया गया है, x एक्चुअल में एक नॉन डेसिमल नॉन रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब अब देख लें, नॉन रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर नहीं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे। अब अगर आप -1/2 को सिर्फ सॉल्व कर लो तो -0.5 आएगा और अगर आप 9/2 को सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 4.5 आएगा। इसके बीच में जो भी इंटीजर्स होंगे वही इसके एलिमेंट्स होंगे जिसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर -0.5 से आगे जाएंगे तो हमें 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा एंड फिर 4 मिलेगा। यही 5 एलिमेंट जो होंगे हमारे इसके अंदर आएंगे, बी सेट के अंदर आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे बड़ी बात होती है कि चीज़ों को आप समझें, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कराना चाहता है, आप उस चीज़ को समझो। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप नंबर सिस्टम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि जो नंबर सिस्टम होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेट के लिए भी, और आगे जो आने वाले टाइमिंग में हम जो भी चैप्टर्स देखने वाले हैं उसमें ये नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले नंबर सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। और ट्राई करो कि आप अब कुछ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ लिया है। पहला एक चैप्टर था सेट क्या होता है, उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने 4 तक के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप 5 का भी एक पार्ट मैंने कराया हुआ है। इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट कर दो, मैं उसको बता दूंगा, ठीक। 1.1 ही अभी फिनिश हुई है, अभी 1.2 का नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।